आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 2 मार्च, दिन है मंगलवार और शाम का खबरनामा हर रोज की तरह लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। यहां हम दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए बताता हूं आज कौन सी हैं वो खबरें जिन पर बात होगी। तो सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे, जहां पर अब राजनेता हिंदी भाषी वोटर्स को साधने की कोशिश में लगे हैं। तो वहां हिंदी भाषी वोटर्स का समीकरण क्या है, इसे समझेंगे। फिर बात होगी गुजरात में हुए नगरपालिका और जिला पंचायत चुनावों के नतीजों की। साथ ही बात करेंगे लिव इन में रह रहे कपल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। और आखिर में लेंगे मौसम का हाल, क्योंकि इस बार गर्मी और ज्यादा पड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले हेडलाइन सुनिए खुशबू से। गुजरात में नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका चुनाव के वोटों की आज गिनती हुई। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव की ही तरह इस चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि शहर के बाद अब गांव में भी कांग्रेस की हार हुई है। उधर स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समुद्री मैरीटाइम क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में $82 अरब का निवेश किया जाएगा। टीआरपी स्कैम केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को जमानत दे दी है। हालांकि पार्थो को 2-2 लाख रुपए का पर्सनल और प्रोविजनल बॉन्ड जमा कराना होगा। दरअसल मुंबई पुलिस ने पार्थो को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट स्कैम में कथित भागीदारी के आरोप में दिसंबर में गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए 4 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक 3 मार्च को होगी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई 9 मार्च को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि वो दूसरे आरोपी शांतनु की याचिका के साथ ही निकिता की याचिका पर भी 9 तारीख को सुनवाई करेंगे। भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की रिपोर्ट को चीन ने खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत को सरहद पर आक्रामक होने से रोकने के लिए चीन ने उसके पावर ग्रिड पर साइबर हमले को अंजाम दिया और इसी हमले की वजह से पिछले साल मुंबई में पावर सप्लाई ठप हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ये बात हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 से सामने आई है। पिछले 1 साल में मुकेश अंबानी की दौलत 24% बढ़ी है और अब $83 अरब के मालिक हैं। और यूएन का असेसमेंट है कि इस साल तक 100 वर्षों से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ और अन्य तरह की बुनियादी सुविधाओं में तरक्की की ही देन है कि लोगों की उम्र अब 70 से 80 साल की बजाय 100 के आंकड़े को पार कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल अपने हिसाब से हर समीकरण बैठाने की कोशिश में लगा है। धर्म, जाति, क्षेत्र और यहाँ तक की भाषा। तो ममता ने शुरुआत में तो ये चुनावी लड़ाई बंगाली बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि उनके रणनीतिकारों को ये समझ आ गया है कि हिंदी भाषियों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना उनकी भूल होगी। तो अब यहाँ हिंदी भाषी और बिहार, यूपी राज्यों से आने वाले बंगाल के परमानेंट वोटर्स को साधने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात करके उनका समर्थन करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने भी ममता को समर्थन देने की बात की है। वहीं बीजेपी की ओर देखें तो उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी दौरा कर रहे हैं। तो आज उनकी मालदा में रैली थी। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही ममता सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को तो बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
और साथ साथ गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहाँ की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। असम में भी चुनाव हैं। वहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के दौरे पर हैं और उन्होंने आज तेजपुर में एक रैली को संबोधित किया। मैंने पहले अपने भाषण में भी कहा है, असम के अस्तित्व की बात है। किसी को ना डबल इंजन चाहिए, ना रिमोट कंट्रोल का सीएम चाहिए, ना डबल सीएम चाहिए। उनको चाहिए एक नेता, एक सीएम जो एक पार्टी जो उनके अस्तित्व को बचाकर उनके भविष्य के लिए काम करे। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ये यही सुनती हूँ। तो जहाँ सुबह भी गई सबने यही कहा। उनको क्या चाहिए? उनको अपनी संस्कृति बचानी है और ये एक बहुरंगी संस्कृति है। तो उनको दिक्कत इस देश की एकता से है, उनको दिक्कत इस प्रदेश की एकता से है। सीए एनआरसी की बात पूरे देश भर में तो उन्होंने की, तो यहाँ आके चुप क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं करते? उन्होंने यहाँ जब चुनाव से पहले कहा कि लागू नहीं करेंगे, उसके बाद उसको लागू क्यों किया? तो वो अपनी बातों पे खरे उतरे। खैर, बात बंगाल को लेकर करने वाले हैं। यहाँ हिंदी भाषी वोटर्स की होड़ में राजनेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और आज यहाँ मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। मालदा मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो योगी आदित्यनाथ जिनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की है, उनके लिए मालदा जैसा संवेदनशील इलाका चुनाव प्रचार के लिए क्यों चुना गया, ये पूछा मैंने आज तक .in में बांग्ला डेस्क के एडिटर केशवानंद दुबे से। मालदा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचे थे। दरअसल एक दिन का ही इनका कार्यक्रम है और उन्होंने एक छोटा सा रोड शो किया और रैली सबको संबोधित किया। मालदा बेसिकली नॉर्थ बंगाल का एक बड़ा इलाका है, बड़ा जिला है और कभी कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। 2011 में ममता बनर्जी ने जब बंगाल में परिवर्तन किया तो ये हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ा और उनकी पार्टी को यहाँ काफी सीटें भी मिली थी और बीजेपी यहाँ आदिवासियों के बीच मजबूत हुई और जो हिंदूवादी चीजें हैं, जो बातें हैं, उसके जरिए बीजेपी ने कई ऐसे कार्यक्रम किए जिससे ये धीरे धीरे एक अपने सेफ साइड जोन में इसको तब्दील करती गई। अब जैसे कि मालदा में 4 साल 2016 के आसपास एक घटना हुई थी, हिंसा की घटना हुई थी और भीड़ ने कुछ थाने का घेराव किया था, पथराव किया था, आगजनी की घटना हुई थी। उसके बाद से बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे को उठा रही है और वहाँ घुसपैठ के, चूंकि बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ इलाका है, तो वहाँ घुसपैठ की बीजेपी लगातार आवाज उठाते रही है और वहाँ जाके योगी का प्रचार करना ये दिखाता है कि बीजेपी जो वहाँ अपनी पहुंच को वहां और तेजी से बढ़ाना चाह रही है। उसके पीछे जो कारण ये है कि वहां जो इन मुद्दों को लेकर राजनीति करते हुए जो बढ़त मिली है बीजेपी को, उस बढ़त को वो बनाना चाह रही है और आगे ले जाना चाह रही है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां बयान दिया है कि यहाँ पे सारे उन्होंने जय श्री राम की बात की, राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की बात की, गौ तस्करी की बात की और साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक जो बयान दिया कि टीएमसी के गुंडे 2 में यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अब मालदा का असर सिर्फ मालदा में नहीं है, मालदा में के आसपास 14 विधानसभा सीटें हैं मालदा के जिले के और आसपास में। मालदा के इन बयानों का असर या इस तरीके से प्रचार की स्ट्रेटेजी का असर मुर्शिदाबाद, जहाँ पे 22 विधानसभा की सीटें हैं, वहां भी पड़ेगा। उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, इन सब जिलों में भी इन योगी या किसी भी सेंट्रल बड़े लीडरशिप के दौरे का असर जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा केशवानंद जी, बंगाल में हिंदी भाषी वोटर्स को लेकर क्या समीकरण है, किस तरह का वोट बैंक है इन लोगों का? बंगाल में हिंदी भाषी वोटर्स का जैसे ममता समीकरण ऐसा है कि ममता बनर्जी का लगातार बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन वो नॉन बंगाली जो बांग्ला नहीं बोलते हैं या किसी दूसरे राज्य से आके उनके पूर्वज या 1-2 पीढ़ी पहले बसे हैं, उनको वो नॉन बंगाली तो कहती है लेकिन उन्हें वो बाहरी नहीं मानती है। तो उनकी नजर में जो बंगाल में रहने वाला है सब कोई बंगाल का है और बंगाली है। इन ममता बनर्जी के जो बाहरी वाले की वो बाहर से आते हैं, वो उस बयानों को बीजेपी के नेता बाहर से आते हैं तो उस बयानों को
बेसिकली ऐसा माना गया, ऐसा करने की कोशिश की गई कि ये नॉन बंगालियों के लिए बयान है, जिसके कारण ममता बीजेपी ने प्रचार भी किया। लेकिन अब ममता बनर्जी पिछले 15-20 दिनों से इस लाइन को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने इसी चलते इलेक्शन ऐलान होने से पहले उन्होंने बंगाल में हिंदी एकेडमी बनाने की बात की, क्योंकि एक हमें समझना होगा कि साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल में भी सिलीगुड़ी आसपास इलाका और साउथ बंगाल में कलकत्ता के आसपास, कोलकाता के आसपास हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, रानीगंज, बर्धमान, ये जो सारे हिस्से हैं, यहाँ उत्तर भारतीयों के, जो हम कहते हैं यूपी बिहार के लोगों का प्रभाव बहुत है। इस बड़े वोटर बेस को नहीं लूज करने के चलते ही ममता बनर्जी ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदली, क्योंकि बीजेपी इसमें आगे इसलिए निकल जा रही थी क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के ऐसे नेताओं को इन इलाकों में प्रचार का जिम्मा दिया जो हिंदी भाषी हैं और सीधे तौर पे वहाँ हिंदी या नॉन बंगाली लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और बातचीत प्रचार अभियान में तेजी ला रहे हैं, जिससे वो ऐसा लगने लगा था कि इधर का वोट हो सकता है खिसक जाए टीएमसी के पास से। इसलिए और खास करके अब इम्पोर्टेंट इसका ऐसे भी हमें समझना पड़ेगा कि कल ही तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की और अखिलेश का, तेजस्वी के बाद फिर बनारस में अखिलेश का ये बयान देना कि ममता बनर्जी के साथ हमें, और वो जो इलेक्शन 8 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं उनसे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ये बीजेपी ऐसे राजनीति करने की कोशिश करती है, वो डरे नहीं, हमारा पूरा साथ है। तो बिहार से कोई नेता इस तरह की अपील करता है तो जरूर इसका असर वहाँ के वोटरों पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार 2019 में एक मुफ्त हिंदी वोटर ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की तरफ चला गया था, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, लड़ाई अलग है कुछ, तो अब देखना होगा कि ये कितना ममता बनर्जी की इस तरह से स्ट्रेटेजी या फिर बीजेपी का किधर ये वोटर्स चाहते हैं, काफी डिसाइडिव होंगे। ये थे आज-तक.in में बांग्ला डेस्क के एडिटर केशवानंद दुबे। अच्छा, कल 3 मार्च है और इस दिन को वर्ल्ड हियरिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। इससे पहले WHO की एक बड़ी ही चौंका देने वाली जानकारी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया है कि दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति 2050 तक सुनने की समस्याओं से पीड़ित होगा और यही वजह है कि WHO ने इसकी रोकथाम और उपचार में अतिरिक्त निवेश की मांग की है। हालांकि बच्चों को लेकर यह कहा गया है कि 60% हियरिंग लॉस के मामलों को रोका जा सकता है। तो बड़े बड़े ईयरफोन्स लगाकर आप हाई वॉल्यूम में अगर आप भी बड़े बड़े ईयरफोन्स लगाकर हाई वॉल्यूम में गाना सुनने के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, अपने कानों की केयर कीजिए। और हाँ, बहरापन कोई ऐसी लाइलाज बीमारी भी नहीं है, तो कैसे आपके कान ठीक रहेंगे, कैसे उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, इस पर हमने कल हेलो डॉक्टर का एक एपिसोड भी किया है, तो आप वो सुन सकते हैं हमारे वेब पेज पर जाकर। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। राम राम भाइयों, मैं हूं मनबीर भाटी, दल्लूपुरा, नोएडा से। मौज आ गई आज तो, खजाना सुधारा मिल गया। आज हमने सुना पॉडकास्ट आज तक रेडियो पे, खबर ऐसी सी बतावे मजा सा आ जा। तो मेरा तो भाई होगा मामला सेट, रोज नहाना है, धोना है और फिर लत्ते पहन के मुझे मोबाइल पे चलाना है आज तक रेडियो। मेरी शॉप पे अब बजेगा सिर्फ आज तक रेडियो। सुन के देखो, सारा जहां सुन रहा हो। और अब चलते हैं गुजरात, जहां निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार ने प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को हिला दिया है। नगर निगम चुनाव के बाद पार्टी को पंचायत स्तर के चुनाव में भी आज शर्मनाक हार मिली। 5 साल पहले कांग्रेस ने 31 में से 22 जिला पंचायतें जीती थीं और आज आलम यह है कि वो एक भी नहीं जीत सकी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधायक दल के नेता परेश धनानी ने अपने इस्तीफे हाईकमान को भेज दिए हैं। मैंने इस मसले पर अहमदाबाद से आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर से बात की और उनसे पूछा कि कांग्रेस की इस हार के पीछे क्या वजह है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, करारी हार की वजह खुद कांग्रेस के नेता है जो गुजरात के अंदर इस तरीके से अपना शासन चला रहे थे, खास करके कांग्रेस को चला रहे थे कि कहीं किसी को सुनना नहीं है। यहाँ पे ये कहा जाता है गुजरात में कांग्रेस के लिए खास करके कि यहाँ सारे नेता है, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक हार हम कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो विपक्ष के नेता परेश धानानी हो या फिर अमित चावड़ा जो कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष है, या भरत सिंह सोलंकी है,
ये लोग अपने ही घर में, यानी जो उनका शहर है जहाँ से वो सालों से जीतते आए हैं, वहीं पे उनकी हार हुई है और बुरी तरीके से हार हुई है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए कांग्रेस के नेता के बच्चों की बात की जाए, क्योंकि कई जगह पे भाई भतीजावाद, परिवारवाद भी कांग्रेस के अंदर चलता आया है, जिसमें अश्विन कोटवाल जो कि इन दिनों विपक्ष में कांग्रेस के नेता है, तो उनके बेटे की भी हार हुई है। विक्रम माडम जो कि बड़े सीनियर लीडर कहे जाते हैं कांग्रेस के, उनके बेटे की हार हुई है। साथ ही अर्जुन मोढवाडिया जो कि गुजरात कांग्रेस के सीनियर नेता है, उनके भाई की हार हुई है पोरबंदर से। जब डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला तहसील पंचायत में ये लोग अपने ही बेटे या भाई को जिताने में नाकामयाब रहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कार्यकर्ता फिर आगे कैसे बढ़ेगा। और अगर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी की बात करें तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के कोई किस तरीके से गिराना है इसकी होड़ में लगा हुआ है, ना कि कांग्रेस पार्टी को कैसे जिताना है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और अब अगर कांग्रेस को गुजरात में ये जो नतीजे आए हैं अगर उसको देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर एक बार फिर गुजरात में, क्योंकि 22 के भी चुनाव आने हैं, कांग्रेस को जिस तरीके से 2017 का एक बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था और 70 से ज्यादा सीट गुजरात के अंदर जीत कर आया था, तो अगर उस तरीके के नतीजे कांग्रेस को लाने हैं तो वो हो सकता है कि जो पूरी एक लीडरशिप है जहां पे कांग्रेस के लीडर्स अंदर उन्हीं झगड़ों की वजह से एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, तो उन सबको हटा के एक नई लीडरशिप को यहाँ पे पैदा करना होगा, तभी गुजरात में कांग्रेस आगे बढ़ पाएगा। गोपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, क्या रिएक्शन है नेताओं का? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर कर आई है और खास करके सूरत में उभर कर आई है, तो सूरत में जो पाटीदार इलाके हैं, पाटीदार बहुल इलाके हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। और अब जब हम कह सकते हैं कि नगर पंचायत की बात करते हैं या फिर जिला पंचायत की बात करते हैं, वहां पे सभी जगह पे आम आदमी पार्टी एक सेकंड पार्टी बनकर उभर कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से संगठन नहीं है, इस तरीके की जो बातें हो रही थी उसका उन्होंने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जिस तरीके से, बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का बूथ लेवल मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उनका पन्ना प्रमुख की बात अगर की जाए तो उसको देखते हैं तो आम आदमी पार्टी अभी काफी पीछे है। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं विपक्ष में अपनी हाजिरी को दर्ज करवा रही है। साथ ही एआईएमआईएम की भी अगर बात की जाए तो ये पहली बार एआईएमआईएम ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था। और अगर यहाँ पे नगरपालिका की बात की जाए तो नगरपालिका में एआईएमआईएम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मोडासा की बात करें तो मोडासा में 8 उम्मीदवार उन्होंने खड़े रखे थे, उसमें से माफ कीजिएगा 12 उम्मीदवार खड़े रखे थे, जिसमें से उनके 5 उम्मीदवार की जीत हुई है। जबकि गोधरा की बात की जाए तो 8 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे, जिसमें 5 लोगों की जीत हुई है। तो एआईएमआईएम जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि एआईएमआईएम जिस तरीके से जीत रही है और खास करके अगर गुजरात में बात की जाए, क्योंकि बहुत कम सीटों पर उन्होंने जो लोकल इलेक्शन है उसमें अपने उम्मीदवार को खड़ा रखा था, तो वहां पे गोधरा में 8 में से 5 सीटों पे उनकी जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं एक एआईएमआईएम अपना जो दायरा है वो एक इलाके में उन्होंने सीमित रखा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो एक आम आदमी की पार्टी बनकर एक तीसरा ऑप्शन बनकर गुजरात में लोगों के बीच आई है। और लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लोकल बॉडी चुनाव में एक दूसरी पार्टी बनते हुए नजर आ रही है, वो 2022 में इसमें कोई दो संदेह नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी कहीं कांग्रेस की जगह ले ले, या जो लड़ाई होगी 2022 के चुनाव की वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की होगी। ये थी अहमदाबाद से आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर। आज सुप्रीम कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक मामला पहुंचा। इस मामले में लड़की ने लड़के पर रेप का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि अगर एक कपल पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि पति क्रूर हो, लेकिन क्या आप सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप का नाम दे देंगे? उनकी इस टिप्पणी ने एक नई बातचीत का दौर शुरू किया है, एक नया विमर्श छेड़ा है। तो इस पूरे मामले में आज क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या ऑब्जर्वेशन रहे,
ये पूछा मैंने हमारी सहयोगी अनीशा माथुर से, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं। देखिए, ये केस जो है ये उत्तर प्रदेश से आया था, जिसमें एक आदमी और औरत जो है कई साल तक साथ में रहे थे, जिन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उस लेडी का कहना है कि उनके हिसाब से उन्होंने हिडिंबा मंदिर जो है मनाली में, वहां पर जाके कुछ रस्में की थी, जिससे उनका मानना था कि उनकी शादी हो चुकी है। इसलिए क्योंकि उस आदमी ने फिर उस औरत को छोड़कर किसी और से शादी कर ली, तो उन्होंने रेप का केस उस आदमी पे डाला कि मैंने जो रिलेशनशिप थी इस बिना पर बनाई थी कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन ये आदमी जो है वो शादी को नहीं मान रहा है, और जो रिलेशनशिप हमारी बनी है वो झूठ के बोलकर बनाई गई है कि जो मंदिर में रस्में हुई थी वो शादी की थी या नहीं थी। अब बात ये आती है कि इस केस में कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि क्या उनको शादी की तरह के रिलेशनशिप में रहना, जो लिव इन रिलेशनशिप का आजकल जो लीगल जिसको कहा जाता है कि शादी की तरह की, शादी की तर्ज पर रिलेशनशिप, क्या उसे वो माना जाएगा या फिर ये माना जाएगा कि झूठ के बिना पर रिलेशनशिप बनाई गई है। इसलिए ही कई जो सवाल इस केस में उठे थे, जो उठाए गए थे कि कोर्ट के द्वारा कि क्या ये शादी मानी जाएगी, और अगर शादी मानी जाएगी तो क्या जिस तरह की उस लेडी ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से वायलेंस हुई है, जिस तरह की चोटें उनको आई हैं, क्या उसको मैरिटल रेप माना जाएगा या उसको कंसेंट माना जाएगा कि आपकी क्योंकि शादी आपने मान रखी है इसलिए शादी के अंदर इस तरह का रेप केस नहीं बन सकता, और अगर शादी नहीं है तो फिर उसको किस तरह से देखा जाएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल इस केस में पूछे गए थे। अच्छा अनीशा, एक चीज और कि ऐसे तो कई मामले कोर्ट में पहले भी पहुंचे हैं, तो कोर्ट के पुराने फैसले किस ओर इशारा करते हैं? देखिए, मैरिटल क्रूअल्टी को लेके काफी फैसले तो हैं, क्योंकि क्रूअल्टी जो है उसको डिवोर्स का एक रीजन माना गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी और बाकी लॉ कानूनों के अंदर भी। अगर कोई पति या पत्नी एक दूसरे को मारते पीटते हैं, कुछ वायलेंस है, कोई सेक्सुअल वायलेंस भी है, तब भी क्रूअल्टी तो डिवोर्स का केस बनता है। और अगर शादी नहीं हुई है तो उसमें असॉल्ट का, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, आईपीसी पीनल कोड के अंदर आप असॉल्ट के या रेप के चार्ज लगा सकते हैं। पर जहां तक शादीशुदा कपल के बीच में क्रूअल्टी वायलेंस का सवाल है, तो मैरिटल रेप, शादी के भीतर रेप जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको एक्टिविस्ट कई सालों से मांग रहे हैं कि इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किसी शादीशुदा औरत के साथ उसका पति भी रेप कर सकता है अगर उसके हाँ के बिना पति ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश की है। इस केस में खासतौर से क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा कि उस जो लेडी है उन्होंने ये कहा कि मैंने हाँ सिर्फ इसी बात पे कही थी क्योंकि मैं ये मानती थी कि ये मेरे पति हैं, और वो आदमी कह रहा है कि नहीं, हमारी शादी कभी नहीं हुई थी। तो इसमें जो सवाल करा है कि अगर कोई आदमी और औरत एक साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो अगर वो शादी है तो चाहे आपका पति आपके साथ बहुत क्रूअल्टी करता हो, लेकिन क्या उसको आप रेप, उन यौन संबंधों को आप रेप का दर्जा दे सकते हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर झूठ के बिना पर शादी, झूठ बोला है कि शादी करने का झूठा वायदा किया है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो वायदे की वजह से जो कुछ संबंध बने वो रेप है कि नहीं। ये थी सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली हमारी रिपोर्टर अनीशा माथुर। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। गर्मियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, तो अपने पंखे वंखे ठीक करवा लीजिए और कूलर वूलर फिट करवा लीजिए, क्योंकि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि इस साल देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी की अच्छी खासी मार पड़ने वाली है। तो मौसम विभाग ने मार्च से लेकर मई महीने तक का अनुमान लगाया है। तो क्या है मौसम विभाग की रिपोर्ट, ये पूछा मैंने
आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी से। कल जो है हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग पूरा जो समर का जो 1 मार्च से ऑफिशियली शुरू होता है 31 मई तक, उसका जो प्रेडिक्शन प्रेस रिलीज किया है और इसके मुताबिक जो है जो मेजर जो ज्यादा गर्मी होगा जो एरिया है वो दिल्ली उसमें है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश पूरा एरिया है और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है। ये एरिया में जो टेम्परेचर है 0.7 से 0.7 से लेकर के 0.8 तक रहेगा। तो ये जो सामान्य से ज्यादा रहेगा और इसका जो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है रहने का, गर्मी होने का जो बेल्ट में। और अकॉर्डिंगली हम ये आकलन करते शायद ये एरिया में ज्यादा हीट वेव होगा। बाकी जो एरिया है उसमें अलग अलग के फोरकास्ट आया है, लेकिन मेनली जो हमारा ये एरिया ऑरेंज और रेड कलर में आया है। और बाकी जो अभी जो लेटेस्ट है अकॉर्डिंगली जो है दिल्ली में जो तापमान था 33-34 था, काफी गर्मी था, वो अभी कम हो गया, अभी 28 डिग्री आ गया, 7 डिग्री फॉल हुआ। दिल्ली और सारा उत्तर भारत, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर कम चल रहा है, ट्रेंड कम हो रहा है। तो इसीलिए अभी आगे कोई हीट वेव का होने का चांस नहीं है मार्च 5 और 6 तारीख तक। अभी हवा जो है बहुत स्ट्रांग हुआ है, इसके वजह से टेम्परेचर अभी फुल ट्रेंड में चल रहा है। ये थे आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी। तो हमारे शाम के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। अगर हमारे पॉडकास्ट से जुड़ा, हमारे प्रोग्राम से जुड़ा आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।